हेलो एंड वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया है, लेकिन इसमें हम प्रूफ करेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म ट्रूली फेडरल है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का क्रिटिसाइजेशन है कि इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ फुली फेडरल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट some people believe that some politicians का और some intellectuals का ये कहना है कि इंडियन फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरल है और विद यूनिटरी बायस है। ठीक है, मतलब क्वासी फेडरल का मतलब होता है लिटिल फेडरल, विद यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि सेंटर की पावर ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया आपका, कुछ लोगों का कहना है ऐसा। लेकिन सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी लोग कहें व्हाट एवर द पीपल से अबाउट फेडरलिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फेडरलिज्म है हमारा वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसको छुआ नहीं जा सकता, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अपकमिंग लेक्चर्स में आप डिटेल में समझेंगे केशवानंद भारती वर्डिक्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको छुआ भी नहीं जा सकता। क्या है, लोग कुछ भी कहें। हम ये प्रूव करेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म है या नहीं है। तो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिससे वे बताते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। कैसे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म होगा, संघवाद होगा, उस कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। इंडिया फेडरल है तो इसलिए हमारे यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये मस्ट है, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है अगर फेडरलिज्म है। अमेरिका में भी फेडरलिज्म है, वहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करा दिया आपको। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में से सर्च कर लेना अगर आपको मिल जाए तो। ये इस तरीके से डिटेल से, और मैं नोट्स भी अपने शेयर कर दूंगा द इल्म अकेडमी के नाम से एंड टू एंड। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। जहां फेडरलिज्म होता है, जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म होता है वहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। मतलब सेंटर की पावर अलग होती है और स्टेट की पावर अलग होती है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में बता दिया गया है, शेड्यूल 7 में कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सेंटर की पावर ये है और लॉ की और स्टेट की है कि दोनों की, जिनको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं कि सेंटर इस पर लॉ बना सकता है और स्टेट इस पर लॉ बना सकता है। ठीक है, ना ही सेंटर ना ही स्टेट एक दूसरे को इंफीरियर समझेंगे, क्योंकि बोथ ड्राइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों ही सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ये बाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज और प्रोविजन जितने भी हैं वो सब ये सेंटर और स्टेट दोनों बाइंड है इस पर, कोई भी एक दूसरे को इंफीरियर नहीं समझेगा। ये हुआ नहीं हुआ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म है। हमारे यहां भी है, जाहिर सी बात है, जहां पर फेडरलिज्म होगा वहां पर ये सिस्टम होगा। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट सुप्रीम, मतलब बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को भी पावर दी है लेजिस्लेटिव और स्टेट को भी दी है, दोनों ही सुपीरियर है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के बाइंडिंग्स हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल कंसेंट की जरूरत है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी, मतलब स्टेट का लेजिस्लेचर का 50% की वोटिंग होनी चाहिए, तब वो बिल जाकर क्या बनेगा, लॉ बन जाएगा। ये रिजिडिटी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, सिंथेसिस ऑफ बोथ है, और रिजिड भी है। ठीक है, जिस पॉइंट को लेकर लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो क्या है, 2/3 मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 50% स्टेट लेजिस्लेचर का क्या कंसेंट जरूरी होता है, तब जाकर वो बिल लॉ बनता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होता है और लॉ बन जाता है। इसमें स्टेट के कंसेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें पहले क्या होगा, स्टेट का कंसेंट होगा 50%, और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर जाके वो बिल बनेगा। ठीक है, पहले बिल बना, दो वोटिंग हुई, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, बिल लॉ बन गया। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें अगर स्टेट कंसेंट नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो बिल बन जाएगा 50%। ठीक है, वो 50% से होगा, बिल बन जाएगा, मतलब उसमें स्पेशल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि आप स्टेट अप्रूव दो या मत दो, इसलिए, और हम जो है इसको बिल को लॉ बना रहे हैं। ये रिजिडिटी को शो करता है, मतलब यहाँ पर सेंटर की पावर दिखा रहा है कि पार्लियामेंट एकदम अपना लॉ बना रहा है, यहाँ पर बिना अप्रूव हुआ ही नहीं स्टेट से तब भी लॉ बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिजिडिटी दिखाई। ठीक है, रिजिडिटी होना भी जरूरी है, हम आगे पढ़ेंगे क्यों बहुत जरूरी। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट को दोनों को लेजिस्लेटिव पावर दी है। ठीक है, अगर पावर को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी पॉइंट को लेकर
क्या हो जाता है, मतलब एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होती है। अभी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो बीएसएफ का जुरिडिक्शन है 15 किलोमीटर से लेकर, बीएसएफ का जुरिडिक्शन 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो एरिया आ रहा था, फिर अगर 50 किलोमीटर कर देते तो वो सेंटर के अंडर में आ रहा था वेस्ट बंगाल, आई थिंक काफी एरिया आ रहा था। तो फिर वहां के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि ये फेडरलिज्म पर एक अटैक है, कि ये फेडरलिज्म पर एक अटैक है, ये नहीं होना चाहिए, फेडरलिज्म पर अटैक है, ये 15 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 किलोमीटर करेंगे तो फिर सेंटर का जुरिडिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पर स्टेट का कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर लेगा ना, क्योंकि बीएसएफ जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, जो बॉर्डर पे फोर्सेस लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो वहां पर क्या उठा था, फेडरलिज्म का एक पॉइंट उठा था कि ये फेडरलिज्म को एक अटैक है। तो यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे पावर को कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर एक फाइनल सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम होता है, जो मतलब ये सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट होता है अगर कोई भी पावर, और वही एक रियल इंटरप्रिटेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वही मतलब जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होती है, वहां पे एक सेटल डाउन कराता है, सेटलमेंट कराता है। तो यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होती है फेडरलिज्म में, ठीक है। तो और अगर जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा बोथ सेंटर एंड एज वेल एज स्टेट पर, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेटर है और फाइनल इंटरप्रेटेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यही फेडरलिज्म है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो फेडरलिज्म है फुली फेडरल है। देखिए फेडरल तो है, कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स है फेडरलिज्म वाले, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्या होता है, क्वासी फेडरल का मतलब आपने बहुत जो जिनका कोचिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जो न्यू है, वो क्वासी फेडरल को समझ नहीं पाते। क्वासी फेडरल का मतलब होता है लिटिल फेडरल। फेडरलिज्म तो है लेकिन लिटिल फेडरल है, थोड़ा कम फेडरल है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो सेंटर की पावर है वो ज्यादा बढ़ जाती है, वो बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। पॉलिटिशियन जो होते हैं अपने हित के लिए या अपने मतलब ग्रीड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यूनिटरी भी होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे नेचर ऑफ फेडरलिज्म और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लक्ष्मीकांत में से सर्च कर लेना अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। जो बेचारे न्यू स्टूडेंट है, तैयारी करने में मेरा कोचिंग उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और मैं इसके हैंड रिटन नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ इल्म अकेडमी के नाम से। जब लेक्चर अपलोड करूंगा तो वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर 7906860411। इट्स माय पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग कोचिंग, हैंड रिटन कोचिंग के या किसी भी रिगार्डिंग यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।